ओके, तो इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है भाषा का अर्थ क्या होता है। भाषा का अर्थ क्या होता है, तो भाषा का अर्थ होता है भाषा का जो संस्कृत की भाष्य धातु से बना है, किससे बना हुआ, संस्कृत की भाष्य धातु से बना हुआ, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा बोलते हैं। तो संस्कृत की भाष्य धातु से बना है और इसी का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है, बोलना अर्थ होता है, और कहना, यानी कि जिसे बोला जाए वह क्या है, भाषा। जिसे बोला जाए वह है भाषा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भाषा के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा एक पद्धति है। भाषा क्या है, अब देखो भाषा क्या क्या है। भाषा क्या है, एक प्रकार की पद्धति है, यानी कि सुसंबंधित व्यवस्थित योजना है। इसका मतलब सीधी सी बात है, जो भी हमारे सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले क्या होगा, कर्ता होगा, फिर क्या होगा, कर्म होगा, और लास्ट में क्रिया होगा। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे राम खाता है। क्या मैंने लिखा, राम खाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये जो राम है, तो राम क्या है, करता है। ये क्या है, खाता जो है क्या है, कर्म है, और है क्या है, क्रिया। सॉरी, खाता क्या है, क्रिया है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे खाना, मैंने एक यहाँ चीज भूल गई है, भुला गया है, यहाँ पे खाना है ना। तो ये जो खाना है, राम खाना खाता है, तो ये क्या है, राम क्या है, करता है, खाना क्या है, कर्म है, और ये खाता क्या है, क्रिया है, और ये सहायक क्रिया हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि भाषा क्या है, एक प्रकार की पद्धति है, यानी कि इसी रूप में ये लिखी जाती है, इसका क्या है, क्रम है। ओके, तो अब देखो भाषा क्या होती है, संकेतात्मक होती है, यानी कि जो ध्वनियाँ उच्चारण होती है वह किसी न किसी कार्य से संबंध होता है इसका। और ये ध्वनियाँ संकेतात्मक और प्रतीकात्मक होती हैं, यानी कि भाषा क्या है, संकेतात्मक है, यानी कि हम लोग संकेत के लिए यूज करते हैं किसका, ध्वनियों का। किसका यूज करते हैं, ध्वनियों का यूज करते हैं। और ये ध्वनियाँ क्या होती हैं, किसी न किसी वस्तु की ओर क्या करती हैं, संकेत करती हैं। क्या करती हैं, किसी न किसी वस्तु की ओर संकेत करती हैं। नेक्स्ट क्या है, भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है। सिंपल सी बात है, भाषा ध्वनि है, वो भाषा क्या है, वाचिक ध्वनि, यानी कि ऐसी ध्वनि जिसे हम लोग क्या करते हैं, बोलकर व्यक्त करते हैं। मनुष्य अपनी वागेंद्री की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है। कुछ ऐसी ध्वनियाँ होती हैं, उसी का हम उच्चारण करते हैं। तो कुल मिला के भाषा क्या है, ध्वनि संकेत है, वाचिक है। और ये सारी चीज़ें, ध्वनियाँ जो है किसके अंडर में आती हैं, भाषा के अंडर में आती हैं। अब देखो भाषा यादृच्छिक संकेत है। यादृच्छिक से तात्पर्य है ऐच्छिक, यानी कि जो भी हमारी इच्छा होती है वही बोलते हैं। यानी कि किसी भी विशेष ध्वनि का किसी विशेष अर्थ से मौलिक या दार्शनिक संबंध नहीं होता है। यानी कि ध्वनि ऐसी होती है जिसका संबंध दार्शनिक नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भाषा संकेतात्मक होती है। ये बात एक मतलब कहना चाहिए फैक्ट है कि भाषा संकेतात्मक होती है। इनमें दिए गए वर्ड किसी न किसी, या सेंटेंस या फिर जो ध्वनियाँ हैं वो किसी न किसी वस्तु को प्रतीक प्रतीक या फिर वस्तुओं की ओर संकेत करती है। यानी कि प्रतीकात्मक गतिविधि के चार संयोजक होते हैं। पहला, दो व्यक्ति इन द सेंस दो व्यक्ति होंगे, यानी कि जिससे बोला जा रहा और जिसे संबोधित, जो बोल रहा और जो संबोधित, और जिसे क्या किया जा रहा, संबोधित किया जा रहा। और तीसरा होता है ये वस्तु, यानी जिस वस्तु की ओर संबोधित किया जा रहा है। और चौथा होता है प्रतीकात्मक संवाहक, जो संकेत स्थित वस्तु की ओर प्रतिनिधि भंगिमा के साथ संकेत करता है। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं भाषा संकेतात्मक है। इसके चार संयोजक है, क्या हो गए, इनमें से दो व्यक्ति हो गए, यानी कि जो बोल रहा है, और दूसरा, सॉरी, दो व्यक्ति हो गए, क्या होंगे यहाँ पे, दो व्यक्ति हो गए, यानी कि जो बोल रहे हैं, और एक जो सुन रहा है, और तीसरा जिस वस्तु के बारे में बोला जा रहा है, और चौथा उसका एक्सप्रेशन, यानी कि भाव। और ये सारी चीजें किस में आती है, संकेत में आती है। या तो हम व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, वस्तु या भाव, है ना। इससे आप याद रख सकते हैं। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा क्या है, संकेतात्मक होती है। नेक्स्ट आते हैं भाषा में शैली। अब देखो भाषा की विकास की प्रक्रिया में भाषा का दायरा भी बढ़ता जाता है। यही नहीं, एक समाज में एक जैसी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के बोलने का ढंग और उनकी उच्चारण प्रक्रिया भी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है ना। उनके शब्द भंडार चेंज हो जाते हैं, वर्ड विन्यास चेंज हो जाते हैं, सॉरी, वाक्य विन्यास चेंज हो जाते हैं। यदि अलग अलग हो जाने से उनकी भाषा में पर्याप्त, ये सारी चीजें जब चेंज होने लगती है तो उनकी भाषा में क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। और इसी को हम लोग कह सकते हैं कि भाषा की शैली क्या हो गई, बदल गई। तो कुल मिला के अगर उच्चारण प्रक्रिया में अंतर आ जाए, किस में अंतर आ जाए, उच्चारण प्रक्रिया में अंतर आ जाए, इसके अलावा फिर देखा जाए तो किसमें, शब्द भंडार में अंतर आ जाए। शब्द भंडार में अंतर आने से भी हम कह सकते हैं कि भाषा शैली में परिवर्तन हो चुका है। इसके अलावा वाक्य विन्यास में अंतर आ जाए, वाक्य विन्यास में भी अगर अंतर आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि भाषा की शैली क्या हो रही है, बदल बदल रही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं भाषा के प्रकार। देखो जनरली हम लोग भाषा को बोलने के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, लिखने के अकॉर्डिंग और समझने के आधार पर हम लोग
भाषा को 3 प्रकार में बांट सकते हैं। बोलने के अकॉर्डिंग मतलब मौखिक भाषा है जो हम लोग बोलकर यूज करते हैं, यानी कि हमारे जो कंठ से निकलती है, जो ध्वनियाँ निकलती हैं और वो किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं, वही तो भाषा है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलते हैं। लिखित, जब हम लोग उसी भाषा को कुछ ध्वनि या संकेतों के माध्यम से लिखते हैं तो वो कहला जाती है लिखित भाषा होती है। सांकेतिक भाषा क्या होती है, जब अपने भावों से, एक्सप्रेशन से हम चीज़ों को व्यक्त करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं भाई, ये तो हो गए भाषा के प्रकार। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मानक भाषा क्या होनी चाहिए, यानी कि कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड भाषा होनी चाहिए। तो मानक भाषा को हम क्या बोल सकते हैं, तो आपकी यहाँ पे वर्ग 2 में भी आपका टॉपिक है कि मानक भाषा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है कि मानक भाषा क्या है। तो भाषा के स्थिर और सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठ भाषा कहते हैं। क्या है, भाषा का स्थिर स्वरूप, यानी कि जिसका क्या होना चाहिए, व्याकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्याकरण हो। तो जिस भाषा का व्याकरण होगा तो इसका स्वरूप क्या होगा, निश्चित होगा, यानी कि इसकी शैली क्या होगी, निश्चित होगी, इसकी शैली बदलेगी नहीं। क्लियर, तो भाषा का स्वरूप क्या होगा, निश्चित होगा। स्वरूप मतलब उसके लिखने की स्थिति, वर्ड का अर्थ, वो वर्ड कैसे बनेंगे, उन सारी चीज़ों की ये जो मीनिंग होती है वो निश्चित होती है। ओके, मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार, व्यवहार की भाषा होती है। मानक भाषा क्या होती है, जो शिक्षित वर्ग यूज करता है। जनरली ये भाषा शिक्षा में यूज की जाती है, पत्राचार में यूज की जाती है और व्यवहार में यूज की जाती है, और वही क्या होती है, मानक भाषा होती है। इसके व्याकरण, उच्चारण की प्रक्रिया, सारी चीजें क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। यानी कि इसका एक व्याकरण होता है, और व्याकरण क्या होता है, व्याकरण सिंपल सी बात हम लोग समझो, व्याकरण क्या है, भाषा का नियम है। भाषा की नियम पुस्तिका को हम लोग बोल सकते हैं व्याकरण। क्या बोल सकते हैं, भाषा की नियम पुस्तिका। कौन सा वर्ड यूज कब होगा, किस लिए यूज होगा, इसके नियम निश्चित होते हैं, कब होगा, किस सीक्वेंस में होंगे, इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, नियम बोलते हैं। और ये सारे नियम होते हैं व्याकरण में। क्लियर, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि व्याकरण क्या करता है, भाषा के नियमों को निश्चित करता है। और जो भाषा के नियमों को निश्चित करता है और जिस भाषा का व्याकरण है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मानक भाषा बोलेंगे। अब नेक्स्ट आओ, मानक भाषा को टकसाली भाषा भी बोलते हैं। टकसाली क्यों, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं। इसी भाषा को हम पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन होता है ना। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत, ग्रीक, ये सारी कैसी भाषाएं हैं, मानक भाषाएं हैं। किसी भी भाषा के मानक रूप का अर्थ क्या है, उस भाषा के रूप में जो उच्चारण, रूप रचना, वाक्य रचना, शब्द रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, प्रयोग और लेखन आदि की दृष्टि से उस भाषा को सभी नहीं तो अधिकांश सुशिक्षित लोगों द्वारा शुद्ध माना जाता है। यानी कि ये भाषा क्या होती है, उच्चारण रूप से क्या होती है, उच्चारण करने में शुद्ध होती है, रूप रचना भी इसकी शुद्ध होती है, व्याकरण भी निश्चित होता है, शब्द रचना निश्चित होती है, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, प्रयोग, लेखन आदि की दृष्टि से सुशिक्षित लोगों द्वारा क्या माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। और वही क्या होती है, मानक भाषा होती है, जो हम लोग पुस्तकों में यूज करते हैं या फिर ऑफिशियली यूज करते हैं। स्टैंडर्ड, जिसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश में हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा मानक भाषा से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। ये अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बजाय जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति, राज्य या देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संपर्क भाषा कहते हैं। यानी कि कुल मिला के जब हम किसी भी व्यक्ति से रिलेशन बताने का काम करते हैं, राज्य, देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित करते हैं, तो ऐसी भाषा का यूज करते हैं जिसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। यानी कि अगर हमें किसी भी व्यक्ति से अपने संपर्क बनाने हैं तो हम किस भाषा का यूज करेंगे, वह क्या है, हमारी संपर्क भाषा है। क्या है, संपर्क भाषा है। और आज के टाइम पे ग्लोबल भाषा जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, वह भी हमारी क्या है, एक प्रकार से संपर्क भाषा है, क्योंकि उससे हम ऑल ओवर वर्ल्ड के लोगों से जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक ही परिपूरक भाषा और संपर्क भाषा दोनों हो सकती है। यानी कि कोई एक भाषा मानक स्टैंडर्ड भाषा भी हो सकती है, संपर्क भाषा भी हो सकती है। भारत में संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी प्रतिष्ठित होती जाती है। यानी कि लगभग हिंदी उत्तर भारत या फिर दक्षिण भारत के सारे लोग ही हिंदी जानते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी क्या है, संपर्क भाषा। अगर कोई बोले भारत की संपर्क भाषा क्या हो सकती है, तो या फिर राष्ट्रीय लेवल पर भाषा संपर्क भाषा क्या होगी, यह होगी हिंदी। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो वर्ल्ड लेवल पे संपर्क भाषा कौन सी होगी, इंग्लिश। क्या होगी, वर्ल्ड लेवल पे संपर्क भाषा क्या होगी, इंग्लिश होगी। क्लियर, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो संपर्क भाषा क्या है, जिससे हम दूसरे व्यक्तियों से जुड़ सकते हैं। अब देखो, एक होती है अंधों की भाषा,
है ना। अंधों की भाषा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेत्रहीन भाषा। अब ये भाषा किसके लिए यूज की जाती है, ऐसे व्यक्ति जिनकी आंखों में समस्या होती है या जिन्हें दिखाई नहीं देता, उन्हें क्या कहते हैं, अंधे कहते हैं, है ना। ऐसे अधिकांश व्यक्ति जो बोलना सुनना तो जानते हैं लेकिन पढ़ने लिखने में उन्हें थोड़ी सी समस्या होती है ना। तो उनके लिए एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक थे जिनका नाम था लुई ब्रेल। और लुई ब्रेल ने किया किया था अंधों को पढ़ने के लिए या फिर जो देख नहीं सकते उनके लिए उन्होंने ब्रेल पद्धति विकसित की थी। ब्रेल एक तरह की लिपि है, क्या है, एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। यानी कि इसका यूज कैसे होता है, नेत्रहीन लोग कैसे करते हैं, पढ़कर और लिखने और पढ़ने में इसी भाषा को छूकर यूज करते हैं, है ना। क्योंकि वो देख ही नहीं सकते तो टच करके महसूस कर सकते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। तो ब्रेल क्या है, एक प्रकार की हम लोग कह सकते हैं लिपि है जिसका यूज कौन करता है, नेत्रहीन लोग करते हैं। और किसके कैसे करते हैं ये, उसको स्पर्श करके, कैसे करते हैं, उसको स्पर्श करके, यानी कि वो छूकर इसको महसूस करके भाषा को समझते हैं और पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, भाषा के अंग। अब देखो भाषा के अंग क्या होते हैं, तो भाषा के जनरली 5 प्रमुख अंग होते हैं, है ना। जिसके जिन सारे मतलब इसे आप कंपोनेंट भी बोल सकते हैं जिससे मिलकर भाषा पूर्ण भाषा के रूप में विकसित होती है। जैसे पहला है ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा शब्द और वाक्य, और अंत में क्या होता है, लिपि। देखो एक एक करके हम सारी चीजों को समझेंगे। ध्वनि क्या होता है, हमारे मुख से निकलने वाले प्रत्येक स्वतंत्र आवाज क्या होती है, ध्वनि। हमारे मुख से जो भी आवाज निकल रही है, कंठ से जो आवाज निकल रही है उसे ध्वनि बोलते हैं। और ये किस में प्रयोग आती है, मौखिक भाषा में प्रयोग में आती है। नेक्स्ट क्या है, वर्ण। वर्ण क्या है, वो मूल ध्वनि है जिसके द्वारा और टुकड़े ना किए जा सके। वर्ण क्या है, ये जो ध्वनि है ना, ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ध्वनि को जब हम लोग लिख देते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ण कहलाते हैं। जैसे आ, का, भा, मा, ता, नीचे हलंत लगा हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसको हम और छोटा नहीं कर सकते। यानी कि ये का है तो इसके नीचे हलंत लगा रहता है तो ये क्या होता है, आधा का। ये माँ है तो ये क्या है, आधा माँ, और ये क्या है, आधा ता। ठीक है। इस शब्द शब्द क्या होते हैं, वर्णों का समूह होता है। यानी कि ये जो वर्ण होते हैं, अगर वर्ण दो वर्णों को मिला दिया जाए और इसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, यानी कि दो वर्णों को मिला दें और उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, यानी कि किसी वस्तु की ओर संकेत करना चाहिए या किसी व्यक्ति की ओर संकेत करना चाहिए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग शब्द। फॉर द एग्जाम्पल जैसे का, आ, म, ल, आ, ल, आ, तो इससे क्या बनेगा, कमल बनेगा। क्या बनेगा, कमल। भा, आ, शा और आ, इससे क्या बनेगा, भाषा। तो ये क्या है, वर्णों के समूह के हैं और ये समूह किसकी ओर संकट भाषा, सॉरी, वर्णों का समूह किसकी ओर संपर्क संकेत करता है, किसी न किसी अर्थ की ओर संकेत करता है। ओके। तो ये अर्थ अगर उससे निकल रहा है तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। अगर उससे अर्थ नहीं निकल रहा तो हम उसे शब्द नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है, जब बहुत सारे शब्दों का समूह होता है और उसका भी कोई ना कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। जैसे कमल हिंदी भाषा पढ़ रहा है, कमल क्या है, हिंदी भाषा पढ़ रहा है तो इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। यदि हम इस वाक्य को, हिंदी है रहा कमल पढ़ भाषा, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसका कोई अर्थ निकल रहा नहीं, निकल रहा, तो हम इसे वाक्य नहीं बोलेंगे लेकिन हम इसे क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिपि। तो मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। यानी कि मौखिक भाषा, फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग बोलते हैं उस भाषा को बोलने के लिए क्या किया है, उस भाषा को फिर लिखने की बारी आती है। और लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और उन चिन्हों का प्रयोग किसी न किसी सीक्वेंस में करते हैं, किस में करते हैं, किसी न किसी सीक्वेंस में करते हैं। और उन्हीं चिन्हों का को हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। ओके। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्या है, भाषा की प्रक्रिया। भाषा की प्रक्रिया कैसा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा एक संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत का क्या है, माध्यम है। तो हम लोग जो बातचीत करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से करते हैं। तो इस प्रकार भाषा की प्रक्रिया में 5 चरण क्रमवार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सुनना सीखते हैं, फिर हम देखना सीखते हैं, सॉरी, सुनना, देखना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्या है, भाषा के क्रम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाषा को सुनना सीखेंगे, फिर हम लोग उसे देखेंगे, फिर बोलना सीखेंगे, फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना सीखेंगे, सॉरी, पढ़ना सीखेंगे और इसके बाद हम लोग लिखना सीखेंगे। तो भाषा के क्रम में आप सबसे लास्ट में क्या करते हैं, लिखना सीखते हैं, सबसे पहले आप भाषा को सुनना सीखते हैं। नेक्स्ट क्या है,
बोली, विभाषा और भाषा, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? बोली, विभाषा और भाषा। देखो, यूँ बोली, विभाषा, भाषा में मौलिक अंतर बता पाना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इसमें मुख्यतः अंतर व्यवहार क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर करता है। क्लियर? व्यक्तिगत विविधता के चलते एक समाज में चलने वाली एक ही भाषा के कई रूप दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से भाषा के इन रूपों को हम लोग इस प्रकार देखते हैं। बोली यानी कि जो आम लोगों के बीच बोलचाल में प्रचलन है। विभाषा और भाषा, भाषा को हम लोग क्या बोलेंगे, जनरली ये क्या होती है, प्रतिष्ठित होती है। विभाषा मतलब थोड़ा सा मीडियम, बहुत कम, मतलब कहना चाहिए थोड़ा बहुत ये शुद्ध होती है ना। अब देखो, सबसे बोली जो लगभग लोगों के बीच में क्या है, प्रचलन में है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और बोली क्या है, क्या डिफरेंस है, बोली हम किसे बोलेंगे। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसका संबंध ग्राम, मंडल अर्थात समिति क्षेत्र से होता है। तो बोली क्या है, किसी ग्राम में बोली जाती है, या फिर इसका कोई एक मंडल है, यानी कि इसका एरिया क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। इसमें प्रधानता व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की रहती है ना। इसमें देशज शब्दों, घरेलू शब्दावली शब्दावली का बाहुल्य होता है। यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा है। इसका रूप लहजा कुछ न कुछ दूरी पर बदलते हुए पाया जाता है। तो बोली क्या है, बोली का अलग अलग प्लेस पे रूप जल्दी जल्दी क्या होता है, बदलता रहता है। इसकी ना तो लिपि होती है, ना ही इसमें साहित्यिक रचनाएं होती हैं। व्याकरणिक दृष्टि से भी इसमें क्या पाई जाती हैं, विसंगतियां पाई जाती हैं, यानी कि व्याकरण इसका नहीं होता है ना, करेक्ट नहीं होती है व्याकरण को लेकर। अब देखो, विभाषा क्या होती है, किसी क्षेत्र की बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इतने एरिया में यहाँ पर बोली है, तो बोली की अपेक्षा ये क्या होती है, थोड़ा सा विस्तृत होती है, यानी कि इसका एरिया थोड़ा सा ब्रॉड होता है। एक विभाषा के तौर पर स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित होती हैं, यानी कि एक विभाषा हो जाएगी और इसके अंडर में बहुत सारी बोलियां आ जाती हैं, जिससे थोड़ा एक दूसरे से क्या होती है, मिलती जुलती होती हैं। इसलिए विभाषा में साहित्यिक रचनाएं मिल सकती हैं। हो सकता है कि इसमें क्या है, साहित्यिक रचनाएं थोड़ा बहुत मिल जाएं, लेकिन उतना परिष्कृत इसका रूप नहीं होता है। विभाषा को उपभाषा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपभाषा भी बोलते हैं। जैसे ब्रज और अवधि, क्या है, ब्रज और अवधि क्या है, उपभाषा है, यानी कि एक बड़े एरिया में ये पाई जाती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो भाषा क्या होती है, भाषा हम कहें तो यह क्या होती है, आदर्श भाषा होती है, परिनिष्ठित भाषा होती है। विभाषा की विकसित स्थिति है, यानी कि विभाषा विकसित होकर क्या बनती है, भाषा बन जाती है। इसे राष्ट्रभाषा, टकसाली भाषा भी कहा जाता है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है, जैसे हिंदी और अंग्रेजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, बहुत सारी छोटी मोटी बोलियां हैं। क्या है, बोलियां। और उन बोलियों में अगर हम देखा जाए तो कुछ ऐसी बोलियां हैं, ये किसी फिक्स रीजन में, फॉर एग्जाम्पल एक किसी एक डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है ना। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल से अगर अपर लेवल पे जाए तो थोड़ा बहुत इसका थोड़ा बहुत विकसित रूप है, जिस इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं मिलती, याद रखो। अब थोड़ा बहुत क्या है, यहाँ पे कुछ और बोलियां होती हैं, है ना। कुछ ऐसी भाषा होती है जिसमें साहित्यिक रचनाएं मिल जाती हैं, लेकिन ये सारी किसके अंदर में आती हैं, हिंदी के अंदर में आती है। यानी कि आप लोग देखोगे ब्रज भाषा के अंदर में बहुत सारे क्या आ जाते हैं, ये ब्रज भाषा भी किस भाषा के अंडर में आ जाती है, हिंदी के अंडर में आ जाती है। जो मैथिली होती है, मैथिली भी किसके अंडर में आ जाती है, हिंदी के अंडर में आ जाती है। और जनरली इन उपभाषाओं वाले रीजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हिंदी भाषी रीजन बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब भाषा विभाषा में अंतर की बात हम कल पढ़ेंगे।